नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अग्निबा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड ज्ञान हिस्ट्री एंड मोर में। तो आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, जिसका कंट्रीब्यूशन को उस लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जिनके जो स्थान है हमारे हर एक युवा और हर एक नागरिक जो उनको मानते हैं और जानते हैं स्पेसिफिकली, उनका स्थान उनको यहाँ पे रखते हैं। और जिनका स्थान, हमारा जो लव है उनके लिए, हमारा जो रेस्पेक्ट है उनके लिए, वो इस दुनिया में रखने के लायक नहीं है, वो पूरी यूनिवर्स भी काफ़ी नहीं है उस प्यार और रेस्पेक्ट को रखने के लिए। ऐसे इंसान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपने सही गेस किया, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, 125वां जन्मदिन। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो इंट्रोडक्शन है और आगे कुछ अननोन बातें हैं जो सबको शायद नहीं पता होगी, तो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 23 जनवरी को हुआ था, कटक उड़ीसा में। उसके बाद वो वहाँ से स्कूल पे पढ़ाई करते करते कोलकाता आए, यहाँ पे प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद वो लंदन चले गए, इंग्लैंड में। वहाँ पे उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक किया, और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया बल्कि वहाँ पे 4th आए। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में 4th आए, तो बहुत बड़ी बात होती है इंडियन सिविल सर्विस क्रैक करके वहाँ पे अमॉन्ग द टॉप मोस्ट कंटेस्टेंट्स में आना। और छोटे से ही नेताजी बहुत अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, और नेताजी अपने फैमिली के 9th संतान थे, उनके माता पिता के, और 6th अमॉन्ग द मेल संतानों में से 6th थे। और टोटल उनके माता पिता के 14 बच्चे थे, तो उनमें से 9 बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो छोटे से वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के थे, ज़्यादा घुलना मिलना, सबसे उतना बात नहीं करना, उतना उनको थोड़ा सा अकेला रहना ही पसंद था। पर इसके बाद वो फिर कोलकाता आते हैं, वहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं, फिर वहाँ से प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है, जहाँ पे उस समय के लिए, अभी भी एडमिशन पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उस समय के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम ये क्लियर करके वहाँ पे 4th आके फिर 1921 में वो इंडियन सिविल सर्विस के जो नौकरी है उसको छोड़ करके इंग्लैंड से भारत वापस आ जाते हैं, जस्ट टू बी इन द बैटल एंड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। इसके लिए वो अपना भी जो नौकरी होता है, अपना लाइफ होता है, उसे सेक्रीफाइस कर देते हैं। फिर इंडिया आने के बाद वो बहुत सारी 2 साल के अंदर, 1921 से 23 के अंदर, वो बहुत सारी मूवमेंट लड़ते हैं, और बहुत सारे जगह पे जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे वो वहाँ का कांग्रेस में प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं। फिर 1923 से 1933 के बीच वो कई बार जेल भी जा चुके हैं, क्योंकि वो तभी ब्रिटिश इंडिया के नाक में उन्होंने दम करके रखा था, जिसका जुर्रत और कोई दल या और कोई ग्रुप नहीं कर पाता था। वो ब्रिटिश इंडिया के आंख में आंख रख के वो करते थे। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश लोग कई बार जेल भेज चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, भगत सिंह के केस में भी हुआ था। जो भी उनका प्रोटेस्ट करता था, उनके गलत रूल्स का प्रोटेस्ट करता था, रेगुलेशंस का प्रोटेस्ट करता था, उन्हें वो अपना जेल में ही भेजते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था।
हालांकि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बट कांग्रेस में जो लीडर थे तभी गांधी जी, महात्मा गांधी जी, उनका और नेहरू का ज़्यादा चलता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी जी के विचार थे कि अहिंसा से हम लोग लड़ेंगे और आज़ादी दिलाएंगे, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि बहुत कुछ आप अहिंसा से कर सकते हैं, और वो महात्मा गांधी जी के जो वे ऑफ हैंडलिंग द फ्रीडम उसको रेस्पेक्ट भी करते थे, बट वो ये कहते थे कि फ्रीडम हमको अहिंसा से कभी मिल नहीं सकता है, अभी जो प्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया का कंडीशन है। बाकी आपको बहुत कुछ चीज़ें आपको प्रोविजन मिल जाएंगी, बट फ्रीडम, इंडिया को पूरी तरह से फ्री करने का जो फ्रीडम होगा वो अहिंसा से कतई नहीं मिल सकता है इस कंडीशन में। और मैं आपको इसीलिए ये चीज़ आज वीडियो लेके आया हूँ कि शेयर कर सकूँ कि एक्चुअली में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला किसके लिए था, किसकी वजह से था। मेरे वीडियो का मैं पहले ही बता दूं, मेरे वीडियो का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं महात्मा गांधी जी को कहीं जगह पे छोटा करूं, ठीक है। बट आपने देखा होगा हमारे हिस्ट्री बुक में, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या बंगाल बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिखाया गया है और उनके अहिंसा का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। और ओवर द वर्ल्ड जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो रोल रहा है उसमें बाकी फ्रीडम फाइटर्स को कहीं ना कहीं एक बहुत ही कम कंट्रीब्यूशंस में दिखाया गया है, शो किया गया है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनका भी कंट्रीब्यूशन था और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। अहिंसा से कुछ जो अहिंसा से हुआ है वो हुआ है, पर फ्रीडम एक्चुअली अहिंसा से नहीं मिला, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट किया गया है दोस्तों हमारे सामने। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से इंडिया को एक्चुअली में किस वजह से फ्रीडम मिली। तो एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, तब 9 साल बाद उसके 1956 में लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जो कि तब के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, जो 1945 से 1951 तक प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो 1956 में बंगाल आए हुए थे किसी काम से। और तब के बंगाल के जो चीफ जस्टिस थे और गवर्नर थे पीबी चक्रवर्ती, वो गवर्नर्स पैलेस में उनको रहने की जगह दिए थे लॉर्ड क्लेमेंट एटली को। तो 2 दिन लॉर्ड क्लेमेंट एटली गवर्नर्स पैलेस में रुके हुए थे। तो जब वो रुके हुए थे तब पीबी चक्रवर्ती जी वहाँ पे लॉर्ड क्लेमेंट एटली से मिलने गए। वहाँ पे क्लेमेंट एटली को उन्होंने ये क्यूरियोसिटी के नाते पूछा कि एक्चुअली जो क्विट इंडिया मूवमेंट था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1942 में, वो तो सडनली कोलैप्स हो गया था 1945 के आसपास। तो फिर ऐसा क्या रीज़न रहा कि ब्रिटिश लोग 1947 में अचानक भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गए। तब क्लेमेंट एटली ने कहा कि इट वॉज नॉट गांधी, इट वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द मेन रीजन वाई ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया एट 1947। ये बुक में भी उन्होंने लिखा है। क्या हुआ था, मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे रिसर्च किए गए फैक्ट्स है, ठीक है, और जो मैंने पढ़ा है, जहाँ से भी रिसर्च किया है, मैं उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूंगा, आप जाके चाहे तो पढ़ के देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, क्लेमेंट एटली ने, कि क्विट इंडिया मूवमेंट तो कोलैप्स हो गया था और मेन रीज़न जो था हमारा ब्रिटिश का इंडिया छोड़ने का, वो ये था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी थी ना, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे क्रिएट की थी, उनका मानना था नेताजी का कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उन्होंने हिटलर के साथ जाके हाथ मिलाए थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया का, तभी ब्रिटिश लोगों का बहुत बड़ा दुश्मन था। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब हिटलर के पास क्या था, क्यों हाथ मिला हिटलर से? नेताजी जानते थे हिटलर के पास से वो चंद इंडियन सिपाही उन्हें लेने हैं, जो कि हिटलर ने एज अ
बंदी बना के रखे हैं जो इंडियन सोल्जर्स को, जो कि ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे। वो इंडियन सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे, वो प्रिजनर ऑफ वार्स कहा जाता है। प्रिजनर ऑफ वार्स, वो प्रिजनर ऑफ वार्स को हिटलर के वहाँ से डील करके आके लेकर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA को संगठित किया। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फादर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी भी बोला जाता है। तो आज हम लोग जो आर्मी हमारे जो देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें शत शत नमन, और अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर रही है, उन्हें शत शत नमन और प्रणाम। तो उनके जो फादर थे, जो गठित किया था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हिटलर के पास वो सेनानी थे, तो वो सेनानियों को लेकर इंडियन नेशनल आर्मी बनाना, और जितने भी ऐसे प्रिजनर ऑफ वार्स जो कंट्रीज में थे, उन्हें संगठित करके वहां जाके उन्हें एकत्रित करके वहां पे एक इंडियन नेशनल आर्मी में उन्हें जोड़ना, ये बना इंडियन नेशनल आर्मी। अब जाके इंडियन नेशनल आर्मी का ये प्लान था कि वो फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, फिर उधर से बर्मा होते हुए आके इंडिया पे, दिल्ली पे डायरेक्ट अटैक करेंगे, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर था। और ब्रिटिशर्स के मुक्त जो अंडर में इंडिया था, तभी दिल्ली को कैप्चर करना मतलब इंडिया को कैप्चर करना, कैपिटल है ना, इसके लिए। तो इसीलिए स्लोगन भी था इंडियन नेशनल आर्मी का, दिल्ली चलो। दैट मीन्स देयर फाइनल डेस्टिनेशन वाज दिल्ली, एंड टू कैप्चर दिल्ली एंड फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। तो लास्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और जापान वीक पड़ गई, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी की मदद कर रही थी। तो उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ब्रिटिशर से फ्री करा चुकी थी, और वो पहुंचने वाली थी इंडिया में, दिल्ली में। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान वीक पड़ गई, उसके वजह से ये नहीं हो पाया। बट मैं बोल रहा हूं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ही इंडिया को आज़ाद कराने के लिए हुआ था। उनका जन्म ही इंडिया को आज़ाद कराने के लिए हुआ था। ऐसे बहुत फ्रीडम फाइटर आए हैं, हज़ारों फ्रीडम फाइटर आए हैं, और इंडिया में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो कि अपने आप में एक मिसाल है। पर जो लास्ट बैड एस फ्रीडम फाइटर थे ना, जो ब्रिटिशर्स की पूरी मार लिए थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि वो हिमसेल्फ वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, पर उन्होंने लोगों के मन में ये चीज फूंक दी थी, जिसके वजह से 1947 में ब्रिटिश इंडिया छोड़ने पर मजबूर हो गए। आप कभी पढ़िएगा अच्छे से डिटेल्स, तो आपको गूज़बम्स आ जाएंगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था। और बहुत मिस्टीरियस भी है, क्योंकि लास्ट पे नेताजी प्लेन क्रैश, गायब हो गए, फिर कहाँ थे, जिंदा थे या मरे थे, कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक्चुअली में जो लोग जानते हैं, जो थोड़ा रिसर्च करते हैं, मैं भी थोड़ा पढ़ा हूँ, थोड़ा सा जाना हूँ उनके बारे में, कुछ मूवीज़ देखी है। जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप अगर नॉन बंगाली हो तो प्लीज़, बंगाली भी अगर हो, प्लीज़ एक बंगाली मूवी है गुमनामी, उसे प्लीज़ आप देखिए, सबटाइटल्स के साथ देखिए। प्लीज वॉच द मूवी गुमनामी विद सबटाइटल्स। इट विल टेल अ लॉट ऑफ स्टोरी, लॉट ऑफ डिटेल्ड रिसर्च अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, और बहुत आपका व्यू और परसेप्शन बदल जाएगा इंडिया का इंडिपेंडेंस के बारे में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन के बारे में। हाँ, तो फिर हम लोग वापस आते हैं प्रिजनर ऑफ वार्स में। तो क्या हुआ सॉरी, इंडिया, तभी जापान और जर्मनी वीक पड़ गई, तो इंडियन नेशनल आर्मी को वो पावर मिला नहीं। तो अब क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ सोल्जर्स को पकड़ के ब्रिटिश लेके आए इंडिया, और वहाँ पे ट्रायल्स में उन्हें टॉर्चर करने लगी। यहाँ पे सुई चुभा देते थे माथा में, ऐसे करके पूरा माथा को दबा देते थे, टॉर्चर करते थे, नाखून उखाड़ देते थे, दांत उखाड़ देते थे, आंख उखाड़ देते थे, एसिड डाल देते थे, कुछ भी करते थे। इतना टॉर्चर सहा, फिर भी नहीं बताया कि एक्चुअली में नेताजी है कहाँ, जिंदा है या मर गए हैं, आफ्टर द प्लेन क्रैश इन 1945 इन ताइवान। तो क्या हुआ,
वो जो प्लेन क्रैश था, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे अपने रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, वो एक्चुअली में स्टेज प्लेन क्रैश था। उसमें नेताजी थे ही नहीं। नेताजी के दिखने लायक एक मॉडल तैयार किया गया था और एक उस आदमी को उस प्लेन पे भेजा गया था। वो प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो इस प्लेन क्रैश के ताइवान में, मंचूरिया में, इंडिया में बहुत सारी आपको डिफरेंट वर्जन्स मिल जाएंगी वो प्लेन क्रैश का। एक्चुअली में वो प्लेन क्रैश हुआ भी नहीं था और ये प्रूव्ड हो चुका है आफ्टर द मुखर्जी कमीशन विच वॉज बेस्ड ऑन कोलकाता ऑन 2004 एंड इट वॉज सेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एक्चुअल लाइक वेरिफिकेशन। उसके बाद सेंट्रल ने ये मान भी लिया है कि वो प्लेन क्रैश से नहीं मरे थे नेताजी। तो नेताजी प्लेन क्रैश से मरे नहीं तो गए कहाँ? कुछ कहते हैं उन्हें रशिया में देखा गया, कुछ कहते हैं वो रशिया से होके वापस इंडिया में आए थे, कुछ कहते हैं वो लखनऊ में रुके हुए थे कुछ दिन, यूपी में वो बहुत दिन थे एज गुमनामी बाबा। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है दोस्तों, गुमनामी बाबा। खैर, इसमें हम बाद में आते हैं, पहले हम इस चीज़ में जाते हैं कि कैसे आज़ादी मिली। तो क्लीमेंट एटली ने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म हो गया था, ऐसा कोई रीज़न नहीं था 1947 में इंडिया को छोड़ने का। लेकिन क्यों छूटा, क्यों भारत छोड़ा इन ब्रिटिशर्स ने? क्योंकि उस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी के जो जवान थे उन्हें देखकर प्रेजेंट टाइम्स में इंडियन नेवी के जो 40,000 सोल्जर्स थे और इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उस वक्त जो ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ते थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसके लिए इंडियन सोल्जर्स हायर करती थी और इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ते थे। वो सब लोग रिवोल्ट करने लग गए कि अगर नेताजी आईएनए में अपनी सोल्जर अपने देश के लिए लड़ा रहे हैं, हम लोग भी ब्रिटिश के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे। और वो लोग भी स्लोगन लगाने लग गए कि भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग को मार डालेंगे। अब सोच सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस कितना था आईएनए क्रिएट करने का नेताजी का, कि वो लोग देश के हर एक जो ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ते थे, इंडियन आर्मी के जवान, इंडियन नेवी के जवान, सबके अंदर ये रिवोल्ट जाग चुकी थी। तो वो लोग क्या किए, रिवोल्ट कर दिए। और जितने भी वर्कर्स थे तो वही लोग मेन थे ना, नेवी में इंडिया के नेवी लोग मेन थे, आर्मी में इंडिया के आर्मी लोग मेन थे जो ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ते थे उस समय। तो टोटल मिला के उसका जो पॉपुलेशन था वो 2.5 मिलियन था और ब्रिटिश के अंडर लड़ने वाले जो ब्रिटिशर सोल्जर थे वो 40,000 थे। 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर, नेवी और आर्मी मिला के और 40,000 ब्रिटिश सोल्जर। जमीन आसमान का फर्क। ब्रिटिश इंडिया कोई मूड में नहीं थी कि इंडिया के उस 2.5 मिलियन रिवोल्टेड सोल्जर्स के साथ लड़ के वहां पे जीते, नहीं सॉरी, ये मूड में नहीं थी, क्योंकि जानते थे अगर गए ना तो वही मिट्टी में मिला के रख देंगे 40,000 सोल्जर्स को ब्रिटिश के। तो यही वो मेन कारण है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो इंडियन आर्मी सोल्जर्स थे और इंडियन नेवी के सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था इंडियन नेशनल आर्मी के संगठन को देखकर और नेताजी के लीडरशिप को देखकर। नेताजी प्रेजेंट नहीं थे उस समय नेताजी की मृत्यु की खबर गूंज रही थी, पर उनके आदर्श और उनका जो प्लान था और उनका जो एक्चुअली क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी था, वो स्ट्रैटेजी सबके अंदर घुस चुका था। इस कदर के लीडर थे नेताजी, इस कदर के ह्यूमन बीइंग और इस कदर के लाइक अमेजिंग पर्सन थे, जो कि अपने प्रेजेंस ना होते हुए भी अपना प्रेजेंस छोड़ गए और उसके वजह से देश को आज़ादी मिली। एक्चुअली में ये रीज़न था इंडियन इंडिपेंडेंस का। गांधी जी ने बहुत सारी उपाय लगाई, बहुत सारी अहिंसा के मूवमेंट की, उससे बहुत फल भी मिला, बहुत कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री भी किया, पर उससे आज़ादी एक्चुअली में नहीं मिली। 10%, 20% मिनिमल कंट्रीब्यूशन था, 80-90% कंट्रीब्यूशन था इस चीज़ का जो मैंने आपको अभी शेयर किया।
तो यही बात मैं आज के सब यूथ के साथ और जिन्हें जो भी मतलब पता नहीं है उनके साथ शेयर करना चाहता था, तो मेरा मन हल्का हुआ। तो प्लीज़ आप उस मूवी को देखिए जो मैंने बताया, द मूवी गुमनामी। प्लीज़ वॉच इट विथ सबटाइटल्स। यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी खुद अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह डर था, डर नहीं एक्चुअली फिक्र थी कि इंडिया तभी जस्ट आज़ाद हुई थी, ठीक है, और ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब कंट्रीज़ के एलाई पे इंडिया तभी चल रही थी, मतलब वो उन्हें पैसा दे रहे थे इंडिया को चलाने के लिए। तो अब अगर अचानक से नेताजी बाहर आते हैं तो इंडिया के साथ जो एलाइड पावर्स है, अमेरिका, ब्रिटेन, इन ये सब तो नेताजी को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके थे ना, क्योंकि उनके नाम में उन्होंने दम कर रखा था। फिर इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम आता कि इतने दिन जिंदा होने के बाद भी इंडिया उन्हें मृत डिक्लेयर कर चुकी है और छुपा के रखी है, और नेताजी को हैंडओवर करने बोलते ब्रिटेन के पास, और इंडिया का शायद एलाई भी टूट जाता ब्रिटेन और यूएसए के साथ। इसी चीज़ों को, इसी कारण के वश मतलब नेताजी बाहर नहीं आए और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। और जिस आदमी के, क्या बोलूं मैं, जिस आदमी के मृत्यु दिवस में, मतलब जब उनका देहांत हुआ, उनके ये में पूरा देश रहना चाहिए था। उनके देहांत में पूरा देश को इकट्ठा होना चाहिए था, जहाँ पे पूरा देश होना चाहिए था, जो भी इंडिया का पॉपुलेशन था तभी। वहाँ पे सिर्फ 13, 14, 15 लोग ही। तो विधाता का खेल ही कह सकते हैं, और क्या। आज 23 जनवरी है। आज विक्टोरिया मेमोरियल में मोदी जी भाषण देंगे। पराक्रम दिवस घोषित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और तृणमूल कांग्रेस जो रैली निकाल रहे हैं फ्रॉम श्याम बाजार रोड टू रेड रोड, नेताजी के एक स्टैचू से दूसरे स्टैचू 9 किलोमीटर तक, ममता बनर्जी, वो भी देश नायक दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। तो पराक्रम दिवस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देश नायक दिवस बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। सब कोई अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है नेताजी के नाम पर। चलने दो, कोई दिक्कत है नहीं, चलते रहे तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना आप लोग कि नेताजी का नाम इसमें कहीं ना बिगड़े, नेताजी के नाम में कीचड़ ना लगे। वो अपने आप में एक ऐसे नाम है जो कि हमारे दिल में बसते हैं। वो एक ऐसे शख्स है जो कि हर देश चाहेगा कि ऐसा शेर हमारे देश में पैदा हो। वो एक ऐसे बेटे थे जो कि हर माँ और बाप चाहेंगे कि हमारे फैमिली में पैदा हो। वो एक ऐसे भाई थे जो कि हर बहन चाहेगी उसका भाई वो वैसा हो। वो एक ऐसे पति थे जो कि हर पत्नी चाहेगी कि वो ऐसे पति हो। और वो लास्ट ऑफ ऑल एक ऐसे वीर योद्धा थे जो कि हर देश चाहेगा अपने देश में पैदा हो। तो नेताजी एक अलग ही चीज़ है जो कि अगर उनके बारे में डीपली ना पढ़ा जाए या जाना जाए, समझना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप गुमनामी मूवी को विद सबटाइटल्स वॉच कीजिएगा, और ज़रूर आप अगर वॉच करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर मैं कहीं भी भूल से कुछ डिटेल्स जो भी मैंने बताया उसमें से कोई भी डिटेल्स मैंने छूट गया है या मेरे से छूट गया है तो मुझे माफ़ करिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर उसे क्लियर कर दीजिएगा कि मैंने क्या छोड़ दिया है। तो नेताजी के लिए डेडिकेटेड मैंने एक अपनी लिखी हुई कविता लिखी है, छोटी सी, उनके लिए बहुत ही छोटी कविता। तो लास्ट में मैं वही पेश करना चाहूँगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और प्लीज़ हाँ, कविता को ज़रूर सुने, एट द एंड ऑफ द वीडियो आने वाला है। और वो भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दे मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। जय हिंद, जय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम।
इस देश की आज़ादी को अपने लहू से सींच दिया। हमारे दिलों में मातृभूमि का भाव सुनहरे लकीरों से खींच दिया। थी उन्हें मिट्टी से मोहब्बत, आज़ादी था उनका नारा। थी यही तमन्ना कि आबाद रहे हिंदुस्तान हमारा। ना आता था सर झुकाना, ना हार जाना मंजूर। अंग्रेजों के घमंड को इन्होंने किया था चूर चूर। ना किया समझौता आज़ादी से, ना था किसी से डर। अहिंसा के बदले कहा था इन्होंने, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के लड़। इन्होंने ही हराम की थी अंग्रेजों की नींद, और इन्हीं के बदौलत मिली थी हमें आज़ाद हिंद और जय हिंद। था जुनून आज़ादी का, आंखों में पूर्ण स्वराज का सपना। चले थे क्रांतिकारियों के शहादत लिए, माना था सबने इनको अपना। दिया था अंग्रेजों को इन्होंने चकमा, भेष बदलने में थे ये माहिर। अहिंसा से नहीं छीन के लेंगे आज़ादी, कर दिया था इन्होंने जाहिर। देश विदेश में किया इन्होंने भ्रमण, मिलाया तानाशाह हिटलर से हाथ। अंग्रेज घबराए ये देखकर कि अब नेताजी और हिटलर थे साथ साथ। जब भी क्रांतिकारियों का और उनके शहादत का उल्लेख आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सर्वोच्च स्थानों पर लिया जाएगा। अंत में नेताजी की जुबानी, मैं इस जमीन पे हूँ, इस हवा में हूँ इस धरती के रग रग में, मिट्टी के हर एक धूल में हूँ हर एक नौजवान के मन, हर एक भारतीय के हृदय में हूँ। गया ही कब था इस देश से, मैं तो इस देश के कण कण में हूँ।